Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। अशोक जो थे, इनका संबंध किससे था? मौर्य साम्राज्य से था। अगर हम बात करें, इनके फादर जो थे वो कौन थे? इनके पिता थे बिंदुसार और इनकी माता सुभद्रांगी थी, जिनका नाम क्या मिलता है? हमें धंबा मिलता है कि इनका नाम धंबा भी था। और इनकी बात करें हम, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। इनके जो भाई थे वो थे सुसीम और विक्ताशोक, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने जो 99 भाई थे उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर अगर हम बात करें इनकी पत्नियां, तो साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है असंगमित्रा का, पद्मावती का, तिक्षरक्षिता का और देवी का। ठीक है। और अगर हम बात करें अभिलेखों में, तो अभिलेख में इनकी सिर्फ एक पत्नी का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम होता है कारुवाकी। और इनके जो संतान थे, इनके पुत्र हैं, तो साहित्य में मिलते हैं कुणाल, जालोक, महेंद्र और संगमित्रा। और साथ में ये भी उल्लेख मिलता है जो इनकी पत्नी थी देवी, उनके पुत्र थे महेंद्र और संगमित्रा। और अभिलेख में नाम मिलता है तीवर का, तीवर जो है पुत्र है इनका, जो किसका बेटा है? कारुवाकी का। इस तरह से इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिर क्या होता है कि जब ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, तो इनका राज्याभिषेक होता है 269 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हो जाता है। और जब ऐसा माना जाता है कि जो बात मैंने आपको बताई कि 99 भाइयों की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे, इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? 5वें शिलालेख में मिलता है। अब हम बात करेंगे आज शिलालेख की, अशोक के शिलालेख की। फिर जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब आगे पढ़ेंगे कि अशोक का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, साथ में अशोक की उपलब्धियां पढ़ेंगे, का प्रशासन पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम शिलालेख पढ़ेंगे। ये है सांची के स्तूप, जो है सांची के स्तूप में लगी हुई मूर्ति है, जिसमें ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? आप देख रहे हैं, ये जा रहे हैं एक रथ पर सवार होकर। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए लोग जा रहे हैं। ये अशोक के शिलालेख का एक छोटा सा पार्ट है कि अशोक का शिलालेख है। आगे हम बात करें अगर प्रथम शिलालेख, तो आज हम बात करेंगे अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि कौन से शिलालेख में मतलब नंबर से क्वेश्चन आता है कि कौन से शिलालेख में किसका वर्णन मिला है हमें। जैसे अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें, तो हमें गुहालेख भी मिले हैं, शिलालेख भी मिले हैं। फिर हम शिलालेखों को बांटते हैं वृहद शिलालेख में और लघु शिलालेख में। फिर हम बात करें अगर स्तंभ लेखों की, तो हम फिर स्तंभ लेख भी हम पढ़ेंगे। स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख में हम पढ़ते हैं जैसे पाँच स्थान पर मिले हैं, और टोटल कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। जैसे वृहद स्तंभ लेख भी मिले हैं और लघु स्तंभ लेख भी हमें देखने को मिले हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं कि जो अशोक के शिलालेख है वो कितनी लिपि में है? वो 4 लिपि में है और 3 भाषाओं में है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 4 तो क्या थी? 4 तो लिपि थी, 4 लिपि में मिले हैं। और भाषाएं कितनी थी? भाषा की अगर हम बात करें 3 भाषाओं में थे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम मौर्य काल या फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तब हम बात करेंगे स्तंभ लेख के बारे में भी, लघु स्तंभ लेख, वृहद स्तंभ लेख और गुहा लेख के बारे में। आज हम सिर्फ 14 शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। प्रथम शिलालेख, समाज का निषेध या उत्सव का निषेध। समाज मीन सोसाइटी नहीं है यहाँ पर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उत्सव को। ठीक है, उन्होंने बोला कि उत्सव को क्या कर दिया जाए? निषेध कर दिया जाए। यहाँ पे समाज सोसाइटी को नहीं बल्कि उत्सव को रिप्रेजेंट करता है। पशु बलि का निषेध, पशु की बलि का जो है निषेध कर दिया गया। साथ में अशोक ने कहा कि पाकशालाओं में भी बलि तो नहीं दी जाएगी, लेकिन खाने में भी क्या यूज़ नहीं करेंगे? हम पशुओं का उपयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि पाकशालाओं में हजारों जानवर मारे जाते थे, लेकिन भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। आगे हम बात करें
दूसरे शिलालेख की, तो दूसरे शिलालेख में वर्णन है सीमांत राज्यों का। कौन कौन से सीमांत राज्य, जैसे हैं चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी मीन्स श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम है ताम्रपर्णी। फिर हम बात करें यवन राजा एंटीओकस का उल्लेख भी हमें दूसरे शिलालेख में मिलता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे शिलालेख से संबंधित कि जो विदेशी राज्यों या फिर पड़ोसी राज्यों से संबंध कौन से शिलालेख में वर्णन है या कौन से शिलालेख से संबंध है, तो आएगा दूसरे शिलालेख से संबंध है 5वें से और 13वें से। अभी हम दूसरा शिलालेख पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें सीमांत राज्य पढ़े हमने, जैसे चोल, चेर, पांड्य और श्रीलंका, सत्यपुत्र आदि। हम बात करें आगे कि इन्होंने ये भी कहा दूसरे शिलालेख में, ये इम्पोर्टेंट है कि पशु और मनुष्य के लिए भी क्या बनवाए जाएंगे, चिकित्सालय बनवाए जाएंगे। ठीक है, शो है यहाँ पे पशु है, ठीक है, शो मीन्स पशु है, ये पशु और मनुष्य के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए जाएंगे। फिर ये बोलते हैं कि दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ भी उगाई जाएंगी। ये जो हमारी सरकार आज योजना चला रही है वो हर घर औषधि, तो इस तरह से सरकार ने पौधे दिए थे कि सभी में पौधे लगेंगे, जैसे तुलसी का दिया था, गिलोय का दिया था, इस तरह से। तो आज के इतने हजार वर्षों पूर्व ही ये किसने चला दिए थे, सम्राट अशोक ने। आगे हम बात करें, इन्होंने बोला है लोक कल्याण के कार्य भी किए जाएं, जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना या सरायों का निर्माण करवाना। हम बात करें अगर तीसरे शिलालेख की, तो तीसरे शिलालेख में किसका वर्णन है कि युक्त। ठीक है, ये युक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं, प्रशासन में हम युक्त का नाम आता है और ये क्वेश्चन भी आता है कि मतलब साम्राज्य मतलब सम्राट को अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसे इसमें हम तीर्थ पढ़ते हैं, अध्यक्ष पढ़ते हैं, मंत्री पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो सम्राट के और जो कर्मचारी है, जनता है, तो उनके बीच की कड़ी कौन है, तो उनके बीच की कड़ी कौन है, ये युक्त है। तो ये तीसरे शिलालेख में कहते हैं कि इनके राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में ये क्या आदेश देते हैं, युक्त को आदेश देते हैं कि वो राज्य को एवं प्रादेशिकों के साथ क्या करे, 5 वर्ष पूरे होने के बाद हर 5 वर्ष में क्या करे, दौरा करे। नेक्स्ट है, तो ये इम्पोर्टेंट है युक्त। जब हम मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब फोर्थ जो है चौथा शिलालेख क्या कहता है, ये चतुर्थ शिलालेख कि रणघोष के स्थान पर धर्मघोष की स्थापना की गई। रणघोष में युद्ध की घोषणा के स्थान पर किसके, धम्ब की घोषणा की गई है। अशोक के धम्ब है, आपको याद भी होंगे और होने भी चाहिए। अशोक के धम्ब है उपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च धम्ब। ठीक है, ये सिगालोवाद हम आगे पढ़ेंगे कहाँ से लिए गए थे, वहाँ सिगालोवाद से ये प्रेरित थे। लोगों को फिर चतुर्थ शिलालेख आगे कहता है कि लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि, स्कंद आदि के रूपों का दर्शन करवाना। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सेकंड लाइन। अब हम बात करें अगर 5वें शिलालेख की, तो 5वां शिलालेख कहता है कि राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये इंपॉर्टेंट है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें शिलालेख में वर्णित है। यवन, कंबोज, गंधार, वृश्चिक, पैतनिक आदि जनपदों एवं जातियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। तो ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक के किस अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है ना। पड़ोसी राज्य ले लो या फिर अन्य पड़ोसी देश ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा, 5वां और 13वां। जैसे हमने दूसरे में भी पढ़ा था, दूसरा शिलालेख मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। दूसरा शिलालेख ये रहा, जैसे सीमांत राज्य चोल, चेर, पांड्य। इसी तरह से हम 5वें शिलालेख को पढ़ेंगे, तब भी हम उसमें पड़ोसी राज्य के नाम देखेंगे, यवन, कंबोज, कंधा, रिस्ट्रिक, पैतनिक आदि हैं। और फिर हम 13वें शिलालेख पढ़ेंगे, वहाँ भी इसका वर्णन मिलता है हमें। अब है छठा शिलालेख, ये कहता है कि अशोक ने प्रतिवेदन, नहीं ये कह है, प्रतिवेदक, ठीक है, ये कह है। तो प्रतिवेदक को स्पष्ट आदेश दिए थे कि चाहे आप घर में हो, अंतपुर मीन्स महल में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपको प्रजा के कार्य की सूचना देते रहना है। किसको, सम्राट को। 7वां शिलालेख कहता है कि लोगों के धर्म श्रवण के साथ के संदेश दिए गए हैं। अब हमें याद रखना है, 7वें में तो धर्म श्रवण है, जबकि 9वें में क्या है, धर्म
मंगल है। तो धर्म श्रवण का किस में दिया गया है? धर्म श्रवण का दिया गया है हमें 7वें शिलालेख में, जबकि धर्म मंगल का हमें किस में मिलता है? नंबर 9 में। ठीक है, तो धर्म श्रवण के संदेश 7वें शिलालेख में दिए गए हैं, जबकि धर्म मंगल के नंबर 9 में दिए गए हैं 9वें शिलालेख में। सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं पवित्रता की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है 8वां शिलालेख। तो 8वां शिलालेख कहता है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में विहार यात्रा के स्थान पर धम्म की यात्रा शुरू की। ठीक है, वो जब पहले विहार की यात्रा करते होंगे तो उन्होंने धम्म की यात्रा शुरू की, और हम आगे पढ़ेंगे उन्होंने धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की। अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी उन्होंने क्या किया? धर्म प्रचार के लिए भेजा, जिसमें ब्राह्मण सन्यासी लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना और धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव था। ठीक है, 8वां शिलालेख किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की यात्रा से संबंधित है। आगे हम बात करें 9वें शिलालेख की। तो 9वां शिलालेख, एक सेकेंड, 9वें शिलालेख का वर्णन जो मैंने आपको बताया, जैसा कि 9वें शिलालेख में क्या है? सिर्फ धर्म मंगल है, आप याद रखिएगा। 9वें शिलालेख में क्या है? धर्म मंगल है। जैसे 7वें में तो क्या है? धर्म श्रवण है, और 9वें में धर्म मंगल है। अब हम पढ़ेंगे 10वां अभिलेख। 10वें शिलालेख में क्या है? धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। अशोक ने किस पे? धर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है 10वें शिलालेख में। हम बात करें अगर 11वें शिलालेख में, तो धम्मदान साधारण दान से उत्तम है। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो आप दान देते हैं तो उससे सबसे बेटर दान किसका है? धम्म दान दे। जैसे अशोक के धम्म मैंने आपको बताया, उपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे महादवे साधवे च धम्म। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, अशोक के धम्म पढ़ेंगे उसमें। तो क्या है कि श्रेष्ठ दान किसको बताया गया है? धम्म दान श्रेष्ठ दान बताया गया है। आप सेवकों के प्रति उचित व्यवहार करो। ठीक है, आप दान कर रहे, अपना पैसा दान कर रहे, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, अपने परिजनों के साथ नहीं कर रहे, अपने सेवक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो उससे ज़्यादा उत्तम है आप धम्म का दान कर रहे। तो धम्म दान में क्या क्या वर्णन है? जैसे इसमें वर्णित है कि सेवकों के प्रति उचित व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना, ये सब क्या है? धर्म अशोक के धम्म के अंतर्गत आते हैं, जो कि एनसीईआरटी में और आरबीएससी में भी दिए हुए हैं। मित्र परिचितों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, अहिंसा ही धम्म दान या धर्म दान है। हम पढ़ेंगे 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में हम पढ़े धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है। ठीक है, धार्मिक सही, अगर क्वेश्चन आ जाए कि धार्मिक सहिष्णुता वाला शिलालेख कौन सा है, तो नंबर 12 जो है वो धार्मिक सहिष्णुता वाला शिलालेख है, और इसी में दिया हुआ है धर्म सहिष्णुता की बात इसमें कही गई है। धर्मों के साथ ही वृद्धि की कामना, जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता नहीं, यहाँ पर है पूजता है। ठीक है, जो अपने धर्म की पूजा करता है, दूसरे के धर्म की आलोचना करता है और करते हुए अपने धर्म की हानि हो जाती है, और या स्वयं की, तो इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। ठीक है, मतलब ये धर्म में सहिष्णुता और समन्वय बिठाने की बात करते हैं 12वें शिलालेख में। और ये इम्पोर्टेंट है कि धर्म महामात्य की इस तरह अध्यक्ष महामात्र की और ब्रजभूमि नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किस में मिलता है हमें? तो ये 12वें शिलालेख में हमें मिलता है। आगे हम बात करें 13वें शिलालेख की। तो 13वां शिलालेख इम्पोर्टेंट है, और कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग विजय के बारे में कौन से शिलालेख में मिलता है हमें? कलिंग विजय के बारे में हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वें शिलालेख में ये कहा, इन्होंने क्या किया? कलिंग विजय में तो हो गई थी, लेकिन कलिंग में जो हुआ नरसंहार है, उसके पश्चाताप का भी वर्णन ये करते हैं। आगे विदेशी राज्यों जैसे एंटीयोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मैंगस, अलेक्जेंडर का उल्लेख भी इन मतलब इन्होंने किया, इन सब राजाओं का उल्लेख भी किया है। तो विदेशी राजाओं का और पड़ोसी राज्य दोनों का किया। जैसे पड़ोसी राज्य में आ गए, साम्राज्य के अंदर कंबोज, नाबक, आंध्र, पुलिंदो में हर जगह देवानाम प्रिय के आदेशों की पालना की जाती थी।
इन्होंने आठवीं नहीं, सॉरी ये आठविक है, ठीक है। आठविक मीन्स वन में रहने वाली जनजाति, तो ये कहते हैं कि आठविक, ठीक है। आठविक जो जनजातियाँ थी उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आप धर्म का पालन करें, अगर फिर भी आप अपराध करते हैं तो इसके लिए उन्होंने क्या दी है, चेतावनी दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि आठविकों को या फिर जनजाति को अशोक ने किस शिलालेख में चेतावनी दी है, तो 13वें शिलालेख में अशोक ने चेतावनी दी है। हम पढ़ेंगे 14वां शिलालेख नंबर 14, दंभ अभिलेख प्रजा राजा प्रियदर्शी द्वारा इसलिए खुद बनाया गया लोग दंभ के सिद्धांतों की अनुपालना कर सके, ठीक है। इसलिए खुदवाया गया, इसलिए बनवाए गए ये, ताकि लोग किसकी पालना कर सके, दंभ की। अशोक के जो दंभ है बहुत फेमस है, इसकी अनुपालना के लिए किस में कहा गया है, 14वें शिलालेख में कहा गया है। धोली ये, ठीक है। धोली जोगढ़ में 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर क्या किए गए हैं, दो जगह धोली और जोगढ़ में 11, 12, 13 शिलालेखों के स्थान पर दो पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, ठीक है। दो पृथक कलिंग अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, और यह तो तोसली एवं संपा के जिलाधिकारियों को संबोधित किए गए। किसको, तोसली और संपा। तोसली का संबंध किससे है और संपा का संबंध किससे, अभी हम देखेंगे। तो तोसली धोली का प्रशासनिक केंद्र था। तोसली किसका प्रशासनिक केंद्र था, धोली का, और जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था, ठीक है। तो दो पृथक कलिंग अभिलेख लिखवाए गए कहाँ पर, धोली और जोगढ़ में। ये है अशोक की लिपि, जो मैंने आपको बताया अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण इसी तरह की भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि कितनी थी, 4 तो लिपि थी और 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यह है मैप है, इसमें दिया हुआ है कि अशोक के जो स्तंभ लेख, गुहा लेख और वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली टोपरा अभिलेख को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जोगढ़ आ गया, धोली आ गया। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखवाए थे, 11, 12, 13 नंबर। ये जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 11, 12, 13 नंबर शिलालेखों के स्थान पर इन्होंने यहाँ पे क्या करवाया था, इन दोनों जगह क्या लिखवाए थे, 2 पृथक कलिंग अभिलेख लिखवाए थे, 2 पृथक कलिंग अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गए हमारे 14 अभिलेख, और इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में। और आज के लिए इतना ही। ये 14 अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि धर्म प्रचारक भेजने के लिए किस शिलालेख में वर्णन है, तो 2, 5 और 13 शिलालेख में। और अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी और स्वयं गद्दी पर बैठा, इसका उल्लेख किसमें है, 5वें में है। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि संगम राज्यों या दक्षिणी राज्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है, तो नंबर 2 और नंबर 13 अभिलेख से हमें मिलता है। जैसे नंबर 2 मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये रहा, यहाँ पे आ गया चोलचेर और पांड्य, और इससे मिलता है नंबर 2 और नंबर 13 है। 13 में भी आप देखेंगे यहाँ से मिलेगा, ये आंध्र रहा, आंध्र और पुलिंद, ठीक है। तो हमें दक्षिण राज्यों का उल्लेख कौन से शिलालेख से मिलता है, दूसरे और 13वें शिलालेख से हमें मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।